मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे नामांकन का समय शुरू हो चुका है। प्रत्याशी अपने अपने नामांकन के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच रहे हैं। चूंकि अभी खरमास चल रहा है इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई भी नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद प्रत्याशी अपने अपने नामांकन के लिए पहुंचेंगे। दोस्तों, आज जिस खबर के साथ मैं आपके बीच हूं वो भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ाने के लिए काफी है। भाजपा मिल्कीपुर में साम दाम दंड भेद हर तरीके से इस चुनाव को जीतना चाहती है। जीतना क्यों चाहती है, इसके पीछे भी बड़े कारण जो हैं वो जायज है। असल में अयोध्या जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में एक धार्मिक पॉलिटिक्स का सिंबल है। साफ अल्फाजों में कहें तो जिस अयोध्या के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में चुनाव लड़ती है, उसे अयोध्या से हार के बाद एक बड़ा झटका लगा है और यह दर्द सीधे दिल में उठ रहा है कि हम अयोध्या जैसी सीट से क्यों हार गए और कैसे हार गए। और अयोध्या नरेश समाजवादी पार्टी के सांसद जो मिल्कीपुर से ही विधायक थे, अवधेश प्रसाद पासी, वो सांसद बन गए और रातों रात वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता के तौर पर हो गए और एक बड़ी चर्चित हस्ती हो गए। अब भाजपा इस सीट को दोबारा से फिर से जीतना चाहती है क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर 2017 में उनका विधायक रहा था, लेकिन 22 में उसे पटखनी देते हुए अवधेश प्रसाद ने वहां से जीत को दर्ज किया था। अब यह बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि भाजपा क्यों तिलमिला रही है जीत के लिए, क्योंकि एक तरफ तो उसे अपने उस जीत के रथ को बरकरार रखना है जिसमें यह बातें कही जाती हैं कि जो बाई इलेक्शंस होते हैं वो मौजूदा सरकार के होते हैं। अगर ऐसे में भाजपा ये जगह हार जाती है तो उसके लिए एक बार फिर बड़ी तोहमत की बात हो जाएगी। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि दिल्ली का बड़ा दबाव है बाबा पर, इस बात में कोई दो राय नहीं, और इसीलिए बाबा लगातार अयोध्या में कैंप पर कैंप कर रहे हैं। और इससे पहले जब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव अनाउंस हुआ था, और अक्टूबर की बात मैं आपको बता रहा हूं, जब महज 9 सीटों पर ही चुनाव हुआ, मिल्कीपुर पर ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उस दौर तैयारियों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 बार अयोध्या गए और वहां पर तमाम तरीके की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और वो भी तब जब ठीक साल भर पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था और उस हजारों करोड़ों रुपए के निर्माण के साथ ही अयोध्या का भी निर्माण, डेवलपमेंट हुआ था। सड़कें बन गई थी, तमाम कॉरिडोर्स बन गए थे, तमाम चीजों का विस्तारीकरण हो गया था। तो ऐसे में वहां पर बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत थी नहीं, लेकिन बावजूद इसके बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है ताकि जनता के बीच में एक बार फिर से भाजपा अपनी पैठ बना सके। लेकिन भाजपा के लिए मिल्कीपुर के आंकड़े कई मामलों में टफ टास्क पैदा करते हैं, यानी कि उसके लिए मुश्किलों का सबब बनाते हैं। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे मिल्कीपुर के आंकड़े समाजवादी पार्टी के लिए फेवरेबल हैं, कैसे अवधेश प्रसाद के लिए मुफीद हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आंकड़े नुकसानदेह हैं। थोड़ा सा उसके लिए वहां पर मुश्किल लड़ाई है। सबसे पहले यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 3,60,000 के आसपास टोटल मतदाता हैं, टोटल यहां पर आबादी है जो मिल्कीपुर में अपने विधायक को चुनती है। उनमें सबसे ज्यादा जो तादाद है वो यादव समुदाय की है, यानी कि यादव जाति की है। लगभग 65,000 के आसपास यादव समुदाय है और ये शुरू से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं और उनके लिए हमेशा एक फ्रूटफुल सौदा रहे हैं। यादव समुदाय बढ़ चढ़कर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए वोट करता रहता है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को यहां से एक बड़ा जनाधार मिलता रहा है, एक बड़ी जीत मिलती रही है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं पासी समुदाय के लोग। ये पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं और इनकी तादाद तकरीबन 60,000 के आसपास है। इसी समुदाय से अवधेश प्रसाद पासी आते हैं और इसीलिए उनका इस पूरे जो जाति विशेष पर एक प्रभाव है वो एक बड़ा प्रभाव है। पासी समुदाय के लोग उन्हें अपना नरेश कहते हैं और यही बहुत बड़ी वजह है कि वो लोग अवधेश प्रसाद पासी को व्यक्तिगत तौर पर पसंद करते हैं, इसीलिए उनके बेटे के चुनाव लड़ने पर जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तीसरे नंबर पर गैर पासी हैं, दलित हालांकि ये भी हैं लेकिन ये गैर पासी हैं। इनकी भी तादाद तकरीबन 50,000 के आसपास यहां पर है, 50,000 इनकी आबादी है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो यहां पर दलितों को विधायक चुनवाता है, दलित यहां से विधायक चुनते हैं, इसीलिए अवधेश प्रसाद पासी के लिए यहां पर बड़ी मुफीद जगह जो है वो मानी जाती है, इसीलिए समाजवादी पार्टी यादव या दलित यहां से प्रत्याशी लाती रही है।
चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो वो आते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। मुस्लिम समुदाय तकरीबन 35,000 के आसपास है और ये समाजवादी पार्टी के लिए एक फ्रूटफुल वोटर रहा है। वो समाजवादी पार्टी को पसंद करता है और इसीलिए यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी जीतते रहे हैं। तो अगर जैसे ये चार जो जाति हैं, यादव, पासी, मुस्लिम और गैर पासी जो दलित हैं, अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो तकरीबन 2,10,000 मतदाता हो जाते हैं। अगर ये सारे मतदाता, हर तबके का ये मतदाता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जाता है तो उनकी जीत जो है वहां पर सुनिश्चित मानी जा सकती है। ये सिर्फ इतने आंकड़ों से ही जीत जाएंगे, इन्हें किसी और वोटर की जरूरत नहीं है। अब दूसरा वोटर यहां पर कौन है? जो दूसरे वोटर हैं वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। उनमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो ब्राह्मणों की है। 50,000 के आसपास यहां पर ब्राह्मण हैं, अगड़ी जाति के मतदाता हैं और ये भारतीय जनता पार्टी इनके लिए पहली पसंद रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और बड़ी तादाद में इनके मतदाता जो है वो भाजपा के प्रत्याशी के लिए खुलकर मतदान करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं ठाकुर। ठाकुर की संख्या मुकाबले दूसरे समुदाय के कम है। 25,000 के आसपास यहां पर ठाकुर समुदाय के लोग हैं, ये भी अगली जाति के हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करते हैं। प्रत्याशी को लिए ये जो है वो एक तरफा होकर मतदान करते हैं। इसके बाद चौरसिया हैं, ये करीबन 15,000 के आसपास हैं। चौरसिया समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही फेवरेबल रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करता है। और इसके बाद वैश्य आते हैं जो तकरीबन 12,000 के आसपास हैं। और अगर हम इन चारों को मिला दें, यानी कि ब्राह्मण, ठाकुर, चौरसिया और वैश्य समुदाय के लोगों को मिला दें तो इनकी तादाद 1,20,000 के आसपास पहुंचती है। यानी कि एक तरफ 2,10,000 है और दूसरी तरफ 1,20,000 है। आधे का मार्जिन है लगभग। और समाजवादी पार्टी इसीलिए यहां से जो है वो जीत की आश्वस्त ज्यादा है और अवधेश प्रसाद पासी इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा फ्रूटफुल और पसंदीदा कैंडिडेट हैं। उनके लिए जो आंकड़े हैं वो उनके फेवर में हैं, उनके लिए ये फ्रूटफुल है। इसीलिए वो अपने बेटे को चुनाव लड़वा रहे हैं और वो जानते हैं कि अगर सिर्फ यादव, पासी, मुस्लिम और गैर पासी जो दलित है वही इनके फेवर में आ गया, उन्होंने ही इनको मतदान कर दिया, तो इन्हें किसी दूसरे मतदाता की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि छुटपुट ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, चौरसिया या दूसरे समुदाय के लोग भी छुटपुट मतदाता होते हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए वोट करते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें नहीं भी गिने तब भी समाजवादी पार्टी यहां से जीत के लिए जो है वो इन मतदाताओं के भरोसे सफिशिएंट है, वो जीत सकती है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबब जो है, ये आंकड़े जो हैं वो मुश्किलों का सौदा है, मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और इसी बात में एक बात और मैं दोस्तों जोड़ दूं कि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बात बहुत बारीकी से सीखी है कि आपको चुनाव के साथ साथ अपनी तैयारियों पर भी पूरी नजर रखनी है। तैयारियों से क्या मुराद है? जब मतदान शुरू हो तब आपके जो एजेंट हो वो मौके पर हों, लोगों का नाम मतदाता सूची से ना कटें, एजेंट इस बात का ख्याल रखें। मतदान होने तक आपके एजेंट मौके पर मौजूद रहें। मतदान होने के बाद भी एजेंट जो हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो जहां पर ईवीएम रखी जा रही है वहां पर निगरानी करें, सीसीटीवी का लिंक मांगे और मतदान से लेकर के मतगणना तक लगातार डटे रहें, वहां पर अपने जुझारूपन को दिखाते रहें। समाजवादी पार्टी की तरफ से इसी में एक चीज और जोड़ी गई है। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने ये कहा है कि जो पोलिंग होती है, जब पोलिंग होती है तो सीसीटीवी की निगरानी में होती है। इसी बात का हवाला देकर भारत निर्वाचन आयोग ये बात कहता है कि ईवीएम में धांधली नहीं हो सकती, गड़बड़ी नहीं हो सकती। इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने ये कहा है कि मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल है उनको आप वेबकास्टिंग का लिंक उपलब्ध कराइए। मसलन जब मतदान चल रहा है उस दौरान वहां पर क्या हैपनिंग हो रही है, इस बात को लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव भी देख सके। वेबकास्टिंग आप करा रहे हैं तो आप उसका लिंक हमें उपलब्ध कराइए। इस बात को लेकर के भी बड़ी बारीक समाजवादी पार्टी ने जो बात है वो कही है और ये बहुत मतलब भारत निर्वाचन आयोग के लिए भी बड़ा हड़बड़ी का सबब हो गया है। हालांकि अभी तक भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से इस पर कोई भी जवाब समाजवादी पार्टी को नहीं मिला है, लेकिन ये बात कह करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से बड़ी हड़बड़ी मचा दी है। तो ये बात यकीन मानिए कि ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए और ये जो समाजवादी पार्टी की तैयारियां हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव और पिछले महीने गुजरे उपचुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी की
जोर आजमाइश है, उसकी पूरी तैयारी है, क्योंकि उपचुनाव में भी हमने देखा कि भाजपा ने कैसे इन सीटों को जीता है। पुलिस वाले, थाने वाले, सीओ, चौकीदार, हवलदार, पोलिंग बूथ पर लोग ना पहुंच सके, इसके लिए हर तरीके के संभव प्रयास करते दिखे। समाजवादी पार्टी इस बात का खुलकर एलिगेशन लगाती रही। और कुंदरकी में हमने देखा कि कैसे एक महिला को, मतदाता को रोकने के लिए पुलिस उस पर बंदूक तान कर खड़ी हो गई थी। बड़ा इशू बना था, बड़ा एक मामला बना था, और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी बहुत लंबी लड़ाई लड़ रही है और वो चाहती है कि इस बार कोई चूक ना हो। जैसे सीसामऊ में भी यही कंडीशन थी, लेकिन वहां की जो प्रत्याशी थी नसीम सोलंकी, वो लगातार डटी रही, उनके लोग डटे रहे, इसलिए वहां पर उस लेवल की गड़बड़ी नहीं हो पाई जो कुंदरकी जैसी जगह पर हो गई। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने इन सारी चीजों से सबक सीखा है, और समाजवादी पार्टी के लिए भी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की जीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये चाहती है जनता तक इस बात को पहुंचाना, इस बात को बताना कि हमको ये जो जीत मिली है ये यूं ही नहीं मिली है, जनता हमारे साथ है, पीडीए का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे साथ है, और जो पीडीए के कॉम्बिनेशन की जो आंकड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए अगर एक तरफा हो गए तो वहां से उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि मायावती के चुनाव न लड़ने के बाद एक बार फिर से दलित और अति पिछड़े जो दलित हैं वो समाजवादी पार्टी के फेवर में जाने की उम्मीद है। हालांकि चंद्रशेखर रावण ने भी वहां पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहां पर उन्होंने ताल ठोकी है। उनको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास जो दलित और अति पिछड़ा दलित है, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो अति पिछड़ा दलित या दलित वोटर जा रहा है, जो कभी मायावती का पेट वोटर हुआ करता था, वो उधर नहीं जाएगा तो वो हमारी तरफ आ जाएगा। हालांकि कई जगहों पर चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने परफॉर्म भी किया है। कुंदरकी में वो तीसरे नंबर की पार्टी रही थी, जबकि मायावती 5वें नंबर पर थी, और चंद्रशेखर की जो पार्टी थी वो तीसरे नंबर पर रही थी। पहले नंबर पर भाजपा, दूसरे नंबर पर सपा, और तीसरे नंबर पर चंद्रशेखर रावण की आजाद पार्टी। तो ये बातें चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लड़ाई जो है वो वहां पर बड़ी दिलचस्प हो चली है। हर तरीके से बिसात बिछाने की कोशिशें हैं, हर तरीके से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को पटखनी देने के लिए तैयार हैं। अब चुनाव नतीजे किसके फेवर में आएंगे इसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन 5 तारीख को मिल्कीपुर में लड़ाई होने जा रही है राजनीतिक, और इस लड़ाई में हर कोई जीत के दावे कर रहा है। समाजवादी पार्टी से वहां पर मजबूत दावेदारी है। वजह क्या है वो हमने आपको बताई, और भाजपा वहां से क्यों घबराई हुई है इसके भी हमने आपको कारण बता दिए। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके यदि कोई विचार हैं या कोई प्रश्न है आपका तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।